नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा पांडे। इस साल हुए विधानसभा चुनाव, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, हम झारखंड की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, कुछ नेताओं की तो नैया पार लगती, लेकिन कुछ नेताओं की नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है। उसमें उद्धव ठाकरे साहब हो, शरद पवार हो, राहुल गांधी हो जो कि जननायक से अब खलनायक बन गए हैं, या फिर हरियाणा में हम भूपेंद्र हुड्डा साहब की बात करें, सभी के भविष्य का क्या होगा। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताएंगे कि अब इनका भविष्य कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। लोगों के मन में ये सवाल है पंकज जी। देखिए, एक एक करके नेताओं से शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, महाविकास अघाड़ी की बुरी तरह हार हुई। वो किसका क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शरद पवार की उम्र 90 के आसपास है। 88 होगी, 89 होगी, 90 होगी या 91-92 होगी, यही मतलब 90 के आसपास है, एग्जैक्ट में नहीं। वो कितने दिनों तक और राजनीति में रहेंगे। अब महाराष्ट्र में 5 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे और देश में 5 साल बाद लोकसभा चुनाव होगा। क्या शरद पवार 5 साल बाद भी चुनाव लड़ेंगे? और लड़ेंगे तो क्या प्रभाव उनका उतना ही रहेगा जितना आज है या पहले था? बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि शरद पवार अब अपने अवसान की ओर हैं, सूर्यास्त, गोधूली बेला में हैं। राजनीतिक रूप से वो स्वस्थ रहें, बहुत दिनों तक जिएं, भगवान करें वो और 90 साल जिए, लेकिन राजनीतिक रूप से अब उनका ढलान है, उनका करियर धीरे धीरे खत्म है। शरद पवार चले जाएंगे तो उनकी बेटी का क्या होगा, सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले क्या पार्टी चला सकेंगी? और चला सकेंगी तो क्या जिता सकेंगी? क्योंकि शरद पवार के रहते अगर इतना खराब परफॉर्मेंस है तो शरद पवार न रहेंगे तो सुप्रिया सुले क्या आम जन को स्वीकार्य हैं? ये राज्यसभा की राजनीति करती रही है। तो दूसरा नेता जिसका पॉलिटिकल करियर या भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है वो है सुप्रिया सुले। शरद पवार तो हैं ही, सुप्रिया सुले के पास विकल्प हैं। विकल्प ये हैं कि अपने जो ये अजीत दादा पवार के साथ आ जाए और इनके साथ मिलकर उस जो शरद पवार वाली एनसीपी है उसका विलय कर दें और फिर बोले कि हम एनसीपी रहेंगे, तो महायुति के साथ रहेंगे। तो हो सकता है चूंकि इन्हें राज्यसभा की राजनीति करें तो राज्यसभा का कुर्सी कोटा मिलता रहे, क्योंकि इन्हें चुनाव लड़ना या फिर वहाँ विधानसभा की राजनीति करना या पंचायत की राजनीति करना शायद पसंद भी नहीं। अब इतने बड़े बाप की लड़की अब कहाँ पंचायत चुनाव या फिर लड़ते हैं, तो ये सब हाई प्रोफाइल देता है। जो मुझे लगता है कि वो ये कर सकती है, उनके पास एक विकल्प है, या फिर अपने पार्टी का शरद पवार वाली एनसीपी का विलय कांग्रेस में कर दे। कांग्रेस कम से कम इतना तो रहेगी कि उन्हें एक राज्यसभा सीट दिलवा सके। सही। तो विकल्प यही उनके पास बचता है। तो 90 साल के बाद शरद पवार 5 साल बाद फिर से वो चुनाव लड़ेंगे, जिता सकेंगे, मुझे कम से कम शक है। महाराष्ट्र में दूसरे नेता हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे को जब पार्टी सौंपी गई थी, जब बाला साहब ठाकरे ने सौंपी थी, तो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी थी। वो भी उनकी माँ की जिद थी। हाँ, उनकी माँ ने कहा था कि उद्धव को सौंपा जाए। खैर, मतलब कि इनको अगर 10 का स्कोर मिला था तो इन्होंने घटाते घटाते आज उसे 4 का स्कोर कर दिया है। सर अब तो 2 दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ, जो हालात है। तो अगर आपका पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड ये है तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि आपका भविष्य क्या होगा। और मैं ये नहीं कहता कि आज अगर चुनाव हारे हैं तो कल जीत भी सकते हैं, पार्टी खत्म हो सकती है, लेकिन इस रास्ते पे नहीं, उन्हें कुछ अच्छा करना होगा। उनके लिए भी कुछ लोग कह रहे हैं कि शिवसेना जो इतनी भागों में टूटी है, एकजुट करने की कोशिश करें। राज ठाकरे जो उनके भाई हैं उनको जोड़े, या फिर जो शिव सैनिक इधर उधर चले गए हैं उन्हें जोड़े, क्योंकि एकनाथ शिंदे को तो मान लिया है आम शिव सैनिकों ने कि बाला साहब ठाकरे की विरासत यही शिव सैनिक संभाल सकता है। सिर्फ बेटा होने से क्या होता है? तो सिर्फ बेटा होने से अगर उन्हें ये लग रहा है कि अभी भी कुछ हो जाएगा तो मैं आई एम सॉरी। बहुत ऐसे बेटे आए और गए। आप में प्रतिभा होनी चाहिए, आप जिताओ, दिखाओ। या तो आप विचारधाराओं पे चलो, फिर से लोगों के बीच। हाँ, या तो आप पुरानी शिवसेना की विचारधारा पे चलो या पूरी तरह अपने आप का कांग्रेसीकरण कर लो। ये बीच बीच का नहीं चलेगा कि हम हिंदू हृदय सम्राट भी रहें या सेकुलर भी, औरंगजेब की पूजा भी कर लें। पता चले हम बाला साहब ठाकरे का बेटा होने का दम भी भरें और इम्तियाज जलील के साथ जाके हाथ भी मिला लें। लेकिन सर वो कांग्रेसी में
फिर उन और डाउनफॉल हो जाएगा ना, फिर जीरो पे आ अब जाएंगे। ये उन्हें जो समझ जो में आ रहे, गया। लेकिन इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, स्टेटस को तो नहीं रह सकता। सबसे पहले अपने विचारधारा स्पष्ट करनी होगी कि आपकी है क्या, और क्या वो बाकी सबसे अलग कुछ है। अगर जो कांग्रेस की विचारधारा है वही उद्धव ठाकरे की विचारधारा है तो लोग कांग्रेस को दे देंगे। अच्छा, उद्धव को क्यों देंगे? एक सवाल है कि अगर उद्धव ठाकरे ये सोचते हैं कि फिर से वो बीजेपी से हाथ मिला रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ मिलने वाला नहीं है वहाँ। नहीं, देखिए राजनीति में कभी डेड एंड नहीं आता, और ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, सब कुछ परिस्थिति बस होती है। आज हो सकता है उद्धव ठाकरे कोशिश करे, पर क्या भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है? यही मैं अगर एकनाथ शिंदे जैसा मजबूत नेता, जमीन से जुड़ा हुआ नेता उनके पास है, तो सिर्फ उद्धव ठाकरे हो क्या इस आधार पे वो अपने साथ लेंगे कि वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं? तो बार्गेन करने के लिए जब आप बार्गेनिंग टेबल पे जाते हैं, फिर आपके हिस्से में भी कुछ पत्ते रहने चाहिए कि आपको ये फायदा है, आपको ये फायदा है। ये तो बार्गेन करने की स्थिति में भी नहीं है, तो फिलहाल ऐसे ही रहेंगे। फिलहाल भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इनकी स्थिति यह है। तीसरे नेता है राज ठाकरे। राज ठाकरे ने जब पार्टी बनाया था तो एक उफान था नौजवानों का, वो बिहारी वर्सेज महाराष्ट्रियन या फिर नॉर्थ इंडियन वर्सेज महाराष्ट्रियन करके उन्होंने एक समय में 13 सीटें हासिल की थी। उसके बाद हालत ख़राब होती चली गई, लोग उनसे बिछुड़ते चले गए, वो विचारधारा के रूप में कंफ्यूज होते गए। बाला साहब जैसे नॉर्थ बोलने की इंडियन कोशिश वर्सेज की, मराठी दिखाने। छोड़ दिया, बीच में नरेंद्र मोदी की बुराई करने लगे, फिर शरद पवार की तारीफ करने लगे, फिर अब आजकल देख रहा हूँ कि हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा हाँ, ये दूंगा। सब कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं, आप पहले एक बार फिक्स कर लो कि आपको करना क्या है और आप चाहते क्या हो। मतलब उत्तर भारतीय को भगाएंगे भी और उनको हम अपील भी करेंगे कि बहुत अच्छे लोग होते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करेंगे फिर बुराई भी करेंगे, शरद पवार की तारीफ भी करेंगे बुराई भी करेंगे, हिंदू हृदय सम्राट भी बनेंगे या जरूरत पड़े पर सेक्युलर भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। एक चीज हो सकती थी, जो एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे की विरासत को जिंदा रखा और लोगों ने मान लिया। अगर वो राज ठाकरे करते तो हो सकता था कि आज एकनाथ शिंदे की जगह राज ठाकरे होते। राज ठाकरे को मौका मिला था पर गड़बड़ा गए। कहाँ गड़बड़ा गए कि अपनी पार्टी बनाई, सफलता मिल गई 13, उसके बाद वो कंफ्यूज आइडियोलॉजी में चले गए। और उसके बाद जो उनका जो अपना जो वोटर है ना, वो भी सोच रहा है कि एक आदमी चाहता क्या है। दोनों भाइयों की यही समस्या है। बाला साहब ठाकरे स्पष्ट थे कि मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है, उससे ज्यादा उन्हें ये पता था कि उन्हें क्या नहीं करना है। नहीं करना है, कांग्रेस से हाथ नहीं मिला, नहीं मिलाना है, दुकान बंद हो जाए चाहे नहीं मुझे वो तुष्टिकरण की राजनीति करनी है। ये सब मामले में तो स्पष्ट तो होना पड़ेगा आइडियोलॉजिकली। अब आते हैं महाराष्ट्र के बाद आते हैं अपने हरियाणा की बात की। सर वो एक छोटा सा कि जैसा आपने कहा कि सुप्रिया सुले का क्या भविष्य, तो आदित्य ठाकरे का क्या भविष्य? आदित्य ठाकरे अभी यंग हैं, सीख रहे हैं, मैं उनको लेके होपफुल हूँ। बुरा कोई नहीं होता राजनीति में, लेकिन यही बात है कि अब चूंकि पार्टी संभाल रहे उद्धव ठाकरे ये, और आदित्य ठाकरे के बारे में जो रिपोर्ट वहाँ आई थी खास करके सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में, उसका क्या हुआ नहीं पता, लेकिन फिलहाल मैं उन्हें इसलिए छोड़ देता हूं कि अभी एज फैक्टर उनके साथ है, वो रिकवर कर सकते हैं बहुत, उनका भविष्य अभी सीख रहे हैं, अंधकार में नहीं है। हरियाणा में आ जाए तो मैं एक नेता को हमेशा देखता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बुजुर्ग नेता है, कब तक, आखिर किसी न किसी दूसरे को तो मौका देना होगा ना, कभी ना कभी कोई यंग होगा, डायनेमिक होगा। 2-2, 3-3 चुनाव आपके अंदर लड़ा है कांग्रेस ने, और लगातार 3 चुनाव में आपकी पराजय हुई है, फिर भी आपको लगता है कि आप ही को सब कुछ मिलना चाहिए। तो आई एम सॉरी, वो जो भूपेंद्र हुड्डा है, इनका राजनीतिक अवसान मैं देख पा रहा हूं। हरियाणा इलेक्शन के दौरान बाप बेटे में लड़ाई थी, वो जो भी हो अब उनका राजनीतिक अवसान है, रिटायरमेंट ले लेंगे। फिर तीसरा राज्य आता है झारखंड, जहां विधानसभा चुनाव हुए हैं। मैं उन्हीं राज्यों की बात करूं जहां विधानसभा चुनाव हुए। जो मौजूदा लॉट है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे बाबूलाल मरांडी हों, अर्जुन मुंडा हों, अर्जुन मुंडा इस चुनाव को मिलाकर लगातार तीसरा चुनाव हार चुके हैं। पहले विधायक का चुनाव हारा खरसावां से, फिर खूंटी में उनको टिकट दिया गया, किसी तरह 1100 वोट से जीते, और अगली बार बुरी तरह हार गए। इस बार उनकी पत्नी हार गई। तो हार भाई, कितने हार के बाद पार्टी को लगेगा कि बस अब कोई दूसरा चेहरा चाहिए, जो कि यंग हो, डायनेमिक हो, जिसकी जमीन पर पकड़ हो, और सबसे बड़ी बात, जिसको मुंडा समाज अपना नेता मानता हो। नया नेतृत्व उभारना होगा। तो अर्जुन मुंडा को अभी भी उनके पास एज फैक्टर है,
लेकिन जिस तरह की वहाँ सामाजिक संरचना है, जो फीलिंग्स है, उसे देखते हुए मुझे फिलहाल तो भविष्य अंधकार में दिखता है उनका। भविष्य में अगर रिकवर कर ले तो मैं नहीं बोल सकता। फिर एक नेता है बाबूलाल मरांडी, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे, अटल जी की सरकार में वन पर्यावरण मंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे। उसके बाद उन्होंने अलग पार्टी बनाई, अलग पार्टी चलाई, बार बार जिता लेते थे विधायक, विधायक टूट कर चले जाते थे। फिर बीजेपी में विलय किया, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें झारखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मतलब कुल मिलाकर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था। और डिजास्टर, मतलब जो परफॉर्मेंस है उसके अनुसार कह रहा हूँ। एज फैक्टर इनके पास नहीं है, बीजेपी इन्हें और मौके देगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब अपने राजनीतिक अवसान की ओर ये बढ़ चले हैं, डाउनफॉल की ओर या रिटायरमेंट की प्रोसेस की ओर। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं का राज्यपाल वगैरह बन सकते हैं, लेकिन अब झारखंड की राजनीति में फिर से ये लड़खड़ा खड़े होंगे, कुछ बड़ा कर लेंगे, मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। और वहाँ संथाल में भी कोई नया नेता का तो अभी कोई है जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ये लोग खड़ा बहुत सारे यंग नेता हैं और बहुत अच्छे नेता हैं। देखिए, नेतृत्व का अभाव नहीं है, मौके का अभाव है। वो जो नेता हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, जीत रहे हैं, लेकिन बड़े नेताओं के औरा तले वो दबे हुए हैं, उनको मौका नहीं मिलता। तो ये मैं देख पा रहा हूँ। एक और झारखंड की बात करें तो एक सीता सोरेन है वहाँ, सोरेन परिवार की बड़ी बहू। वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई, लगातार 2 चुनाव में मौका दिया, दुमका लोकसभा चुनाव और जामताड़ा से विधानसभा, दोनों में ऐतिहासिक हार हुई उनकी। जामताड़ा में तो 40,000 के आसपास वोट से हारी, बहुत बड़ी बात। उनके पास एकमात्र विकल्प बचता है, या तो माफ़ी मांग के गुरुजी से वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले जाएं तो वो बच जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मुझे कोई बहुत अच्छा स्कोप नहीं दिख रहा है उनके लिए। तो यही चंद नेता हैं जिनके बारे में मुझे अभी फिलहाल तो लग रहा है, बाकी के बारे में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि राजनीति है, कोई भी कभी भी रिकवर कर तो सकता है। ये कह सकते हैं कि वक्त रहते संभल जाइए, वरना आप खुद का भी भविष्य खत्म करेंगे और पार्टी का भी खत्म करेंगे और आने वाली पीढ़ियों का भी करेंगे, जो आपकी पीढ़ी सीख रही है। आपको भी अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।